नियर अबाउट 50% स्टॉक जो है अब वो 50 मूविंग एवरेज आ चुके हैं और 14 स्टॉक जो है वो अबाउट 200 मूविंग एवरेज आ चुके हैं। 200 मूविंग एवरेज में अभी भी थोड़ा और लैग कर रहे हैं रिकवरी के लिए। और निफ्टी 500 के शेयर्स में वो मोर देन 110 शेयर्स जो है वो 200 मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है उन्होंने और 226 50% से थोड़ा कम स्टॉक्स जो है वो 50 मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुके हैं। तो दोनों साइड में भी निफ्टी 500 शेयर्स में भी और निफ्टी 50 शेयर्स में भी अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, नॉट एग्जैक्टली 50% जो टोटल स्टॉक्स है वो 50 मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुके हैं। ये एक थोड़ा सा इंडिकेशन देता है कि यहाँ से एक रिकवरी के चांसेस है। और अगर कैश मार्केट का सीन अगर हम देखें कैश सेगमेंट में जो है टोटल शेयर्स 2000 के ऊपर शेयर्स का डेटा है, उसमें से 465 सो नियर अबाउट आप 25-30% पकड़ के चलिए। वो कैश सेगमेंट के शेयर्स जो है वो 200 मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुके हैं और 772 शेयर्स जो है वो 50 मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुके हैं। तो इसमें टोटल 1100 और 700 1800 1900 1950 शेयर्स के ऊपर है इसमें। तो 50% से कम ही अभी तक 50 मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुके हैं। और जब फ्यूचर्स के शेयर्स में अगर देखें तो मोर देन 50% शेयर्स जो है वो 50 मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुके हैं और नियर अबाउट 25% शेयर्स जो है वो 200 मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ से एक अंदाजा ऐसे बांध सकते हैं हम कि मार्केट एक रिकवरी के फेज में आ रहा है। अभी भी श्योर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हम निफ्टी 50 का अगर चार्ट देखते हैं तो जैसे अमित भाई ने भी ट्वीट किया था कि अपर बोलिंगर बैंड के पास में है। निफ्टी 50 आज का क्लोज जो है हमारा 16,133 का क्लोज है और अपर बोलिंगर बैंड जो है वो 16,197 का है। अगर वो 16,197 का रेजिस्टेंस लेके नीचे नहीं जाता है तो यहाँ से एक रिकवरी के चांसेस है क्योंकि निफ्टी 50 भी अभी 50 मूविंग एवरेज डेली सिंपल मूविंग एवरेज 50 के पास आ चुका है। और सेक्टर्स में नया कोई सेक्टर डाउन ट्रेंड में भी नहीं है और नया कोई सेक्टर अप ट्रेंड में भी नहीं है। जो चल रहे थे उसी हिसाब से है। आज एक बेस्ट ये रहा है कि मेटल सेक्टर जो बहुत कुछ पिट गया था वो आज ट्रेंड में आ चुका है। मेन रीजन इसका ये हो सकता है कि जो चाइना का एक सिमुलेशन पैकेज का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसका भी इस पे एक ग्लोबल असर के हिसाब से असर आ सकता है। दूसरी चीज ये हो सकती है अभी उसकी वजह से कि इनके जो रॉ मटेरियल प्राइसेस थे वो थोड़ा कम हो सकते हैं। तो उस वजह से एक इंपोर्ट में भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। तो वहां पे इनका एक रॉ मटेरियल प्राइसेस कम होने के चांसेस है, नॉट श्योर अभी भी। तो उस वजह से एक मेटल सेक्टर ने थोड़ा रैली दिया है। रियलिटी सेक्टर पे भी एक थोड़ा ध्यान देना है और पीएसयू बैंक भी थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे बैंकिंग अपना बैंक निफ्टी बढ़ रहा है उसके साथ साथ ही पीएसयू बैंक भी बढ़ रहा है और पीएसयू बैंक सेक्टर ने बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर दिया है। तो अभी यहाँ से आगे
थोड़ा कॉशियसली हमको बाइंग शुरू कर देनी चाहिए स्टॉक्स के अंदर में। स्टॉप लॉस अपने लगा के रखो, दिमाग में नहीं सिस्टम में लगाओ, तो वहां पे क्या है, आपका कैपिटल प्रोटेक्शन होएगा। और मार्केट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। ठीक है अमित भाई, मेरी तरफ से इतना ही आज। तो कोई स्टॉक घनश्याम भाई रुचि का पेपर में आज देख रहा था 2 या 3% अप था। एक मिनट, मैं चार्ट निकालता हूँ रुचिरा पेपर्स का। वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस अभी तक फिट नहीं हुआ है उसका। जो हमारा स्कैनर था, वो स्कैनर में से जो स्टॉक हम ट्रैक कर रहे हैं स्कैनर की वैलिडिटी के लिए, यस, रुचिरा पेपर 2% अप है आज। ट्रेडिंग करते चलो उसको। बाकी और कोई उसमें से जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं उसमें से और कोई स्टॉक नीचे नहीं गया है। उसका लिस्ट एक बार देख लेता हूँ मैं। जो ट्रैक कर रहे हैं अभी, जिसमें एग्जिट नहीं दिया है रूल के हिसाब से, उसमें शालीमार पेंट है, टीआई है, एसकेएफ इंडिया है, आसाही इंडिया है, फ्लोरोकेम है और रुचिरा। तो इसका मैंने चार्ट इस पे अपना डेटा पॉइंट वाले थ्रेड में डाला हुआ है। इसमें से एक स्टॉक आज खाली नेगेटिव था, वो है एसकेएफ इंडिया। बाकी सभी पॉजिटिव में है। और सबसे ज़्यादा 2.23% शालीमार पेंट से बढ़ा है। स्टॉप लॉस अभी किसी का हिट नहीं हुआ है। हाँ अमित भाई, और कुछ? ठीक है, तो आपको आज जल्दी कर दिया ना कि अभी घर पे थोड़ा शांति रहेगी और कुछ नहीं। यही रहना किसी चल, को क्वेश्चन रहेगा तो आपसे पूछ लेगा, भले आप स्पीकर से निकल जाना रहना। अगर किसी का हाँ क्वेश्चन ठीक है। आपके लिए रहेगा ना, तो हाँ जो हाँ घर का इश्यू थोड़ा शांत रहेगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि वो देखो ठीक हम। है, चलेगा। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा, आप वो ये स्पेस की जो लिंक दी हुई है ट्विटर की, तो उसमें उसके नीचे आप क्वेश्चन पुट कर दीजिए। मैं कल सुबह दोपहर में जैसे भी है, मैं क्वेश्चन देख के उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। फेयर इनफ घनश्याम भाई, वेरी थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन। सो ओके, था कि मैं RS 11 की यूज करता हूँ। घनश्याम भाई हाँ का इसमें आर देखो सिंपल है यस कि यस। जो RSE जब डेवलप हुआ था, दैट वाज डेवलप फॉर कमोडिटी मार्केट्स। तो कमोडिटी मार्केट वाज वर्किंग ऑन लूनर साइकिल्स। लूनर साइकिल्स मतलब जो मून का जो साइकिल होता है दैट इज 28 डेज। मुझे भी नहीं पता था, मैं फ्रेंकली बोलूं, मुझे भी नहीं पता था सारी चीजें। जब मैं दादा से मिला, दादा मीन शुभादीप नंदी, तो शुभादीप नंदी ने मुझे बोला कि तू क्या यूज करता है। मैंने कहा सर 14 यूज करता हूँ। अब दादा अपने से ज्ञानी होते हैं तो बोलते हैं कि 11 यूज कर। मैंने कहा दादा अच्छा 11 क्यों, आप बोलोगे 5 यूज कर लूंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 11 का लॉजिक बताओ। तो मैंने बोला ट्रेडिंग डे कितने होते हैं बीच में। इनका 22 हाफ साइकिल। अगर लूनर साइकिल पे हाफ कर रहे थे तो अपने नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज के हिसाब से 11 यूज कर, एंड 11 इज गिविंग मी वेरी गुड रिजल्ट्स। फ्रेंकली स्पीकिंग 11 इज गुड, गिविंग मी वेरी गुड एंड वेरी क्विक रिजल्ट्स। कंपेयर टू 14 थोड़ा सा लैगिंग हो जाता है, इसके लिए मैं 11 यूज करता हूँ। ठीक है घनश्याम भाई। क्या? यस यस यस, वेरी तो गुड। देखो लॉजिकल, जो लॉजिकल चीज लगती है ना मुझे, ऑलमोस्ट इसको यूज करते हुए आज 3.5 या 4 साल से ऊपर हो गया, एंड इट इज वर्किंग वेरी फाइन विथ मी। देखो सबका अपना स्टाइल है, कोई 12 यूज करेगा, कोई 10 यूज करेगा, कोई 13। आपको जो फिट करता है, आपको अगर 14 भी फिट करता है और आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से प्रॉपर चलता है, वो यूज करो। सबका अपना अपना व्यू है यार, सबका अपना तरीका है ट्रेड करने का, सबका अपना तरीका है कि किस इंडिकेटर को कैसे यूज करने का। सो ये अपना अपना है, जैसे जिसको यूज करना हो, जो जिसमें कंफर्टेबल है। सबसे पहले अपना कंफर्ट देखो कि कंफर्ट क्या है आपका, क्या नहीं है। द सेकंड पॉइंट जो मुझसे अशोक पूछ रहा था कि मैंने क्यों व्यू दिया ग्रुप में कि कॉशियस होना कल के लिए, जिस कारण से हम लोग बढ़ रहे थे, वही कारण आज वापस उल्टा हो गया। 2 कारण है इसके। एक एक रूट ऑलमोस्ट 5%, डॉक्टर साहब भी हैं तो डॉक्टर साहब ज्यादा बता सकते हैं उसके लिए।
कि क्रूड आज 5% या 6% अप है. नेचुरल गैस इज ऑल्सो अप ऑलमोस्ट 12% जब तक मैंने लास्ट डेटा देखा था. और उसके ऊपर जो मुझे क्रूड और नेचुरल गैस से उतना लेना देना नहीं है, मुझे है कि हम जिस रीजन से बढ़े थे वो था 10 ईयर अपना ट्रेजरी यील्ड यूएस का, जो 3.5 से आ गया था 2.75 पर. अभी वो वापस 2.75 से कल भी थोड़ा बढ़ा था, आज जाके ऑलमोस्ट 3 पर है. तो मतलब वो 10% का अप्रिसिएशन दे चुका है. तो ये दोनों फैक्टर पकड़ता हूँ. प्लस आईएनआर भी आज आईएनआर भी थोड़ा सा मतलब जो हमने कल लग रहा था ना कि शायद वापस ऐसे गिरना शुरू हो जाएगा, सामने डीएक्सआई वापस चलना शुरू हो गया. डीएक्सआई मतलब डॉलर इंडेक्स. तो ये सारे फैक्टर देख के ना देखो मार्केट भले ही अच्छा दिख रहा है, थोड़ा कॉशियस होने में यहाँ पर है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने नीचे कभी नहीं बोला कॉशियस हो जाओ, हमने हमेशा बोला कि भैया बुलिश ही लग रहा है, बुलिश लग रहा है. आज मैं इतने टाइम बाद जाके बोलूँ क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उसमें ज्वाइन इन कर रहे हैं एक साथ. वो सारे फैक्टर्स को मैं डिस्काउंट नहीं कर सकता. ठीक है, लास्ट के 100 पॉइंट छूट जाएंगे, 200 पॉइंट छूट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा अपन टॉप पकड़ लेते हैं कौन सा बॉटम पकड़ लेते. तो यही सारे रीजन थे जिसकी वजह से मैं कॉशियस हुआ, और मेरे पास कोई कारण नहीं कॉशियस होने का. मार्केट अच्छा है, ब्रेड अच्छा है, पीसीआर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. बट जब सब अच्छा होता है तभी खराब होके पता नहीं कहां से कुछ आ जाता है. आज चाइना का स्टिमुलस भी आ गया. प्रॉब्ली फैमिली विल टॉक मोर अबाउट दैट स्टिमुलस. हर्ष तुझे भी रिक्वेस्ट भेज दिया है. एंड so let's take Dr. Saab first. Dr. Saab, crude and natural gas. हाँ, आज इन्वेंट्री थी एक्चुअली इसकी नेचुरल गैस की, तो इसलिए वो बढ़ा है. लेकिन क्रूड भी सडनली रिबाउंड किया है काफ़ी स्ट्रांगली, 5-6% अप हो गया. और जैसा आप बोल रहे थे कि डॉलर इंडेक्स भी बढ़ गया, बॉन्ड यील्ड भी राइज हो रहा है, तो मतलब अभी थोड़ा सा अनईजी सा फील हो रहा है. मतलब इस लेवल पे ये एक्सपेक्टेशन थी, हम सबने डिस्कस किया था कि 16,200 तक पहुंच सकते हैं, तो पहुंच तो गए हैं. बट यहाँ के फिर जो सिचुएशन बन रही है ना वो थोड़ी सी मतलब मैं अभी कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ कि यहाँ से और लॉन्ग लिया जाए. और मार्केट तो अभी आज ग्लोबली भी ठीक है, यूएस वगैरह भी सही चल रहा है सब, और इंडिया भी अच्छा चला है. तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है जैसा आपने बोला. तो मतलब मैं हो सकता है कल ट्रेड ना करूँ, मैं जस्ट ऑब्जर्व करूँगा इस मार्केट को. और फाइनली अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट होगा तो फिर ये 16,800 अगर क्रॉस करता है जैसा आपने कल डिस्कस भी किया था, तो फिर हम मान लेंगे कि ये जो पैटर्न बना हुआ था मार्केट में, लोअर हाई लोअर लो का एक टिपिकल पैटर्न हमें दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं फिर एक हाई हम रिजेक्ट कर देंगे, तो फिर हम हायर लो वाला पैटर्न, हायर हाई वाला पैटर्न बना सकते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है. बट अभी 400 पॉइंट और थोड़ा सा कॉशियस रहना है. हो सकता है एकदम से चले जाए, पता नहीं. मार्केट है अभी, लग तो रहा है खतरनाक, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग मार्केट लग रहा है. बट थोड़ा सा मुझे, क्योंकि ये ना ये सब चीजें एकदम से बढ़ रही हैं, करेंसी गेम बहुत बड़ा चल रहा है मतलब ग्लोबली, जैसा मुझे समझ में आ रहा है. मतलब सडनली डॉलर इंडेक्स इतना पीक कर रहा है, अभी रुबल भी गिर गया था कल, और इंडियन रुपीज अभी हो सकता है और थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो जाए, ऑल्दो आरबीआई स्टेप्स ले रही है. बट अभी करेंसी में ग्लोबली बहुत सारे शिफ्ट होंगे ऐसा मुझे लगता है. तो थोड़ा सा कॉशियस रह के चलना चाहिए, मतलब यही मेरा ओपिनियन है. थैंक यू. तो डॉक्टर साहब मैंने ट्वीट भी किया था कि अगर 15,200 पे आप ग्रीडी नहीं थे या फेयरफुल थे, तो 16,200 पे आके क्यों ग्रीडी बन रहे हो? अब नीडी बन जाओ. अगर अपन ने नीचे से पोजीशन लेके रही ना, टाइम हो गया कि भैया आप इतना नीचे लॉस बुक किया है या पोजीशन का एमटीएम भरा है, तो कुछ तो वापस पैसा घर लेके चले जाओ. यस. Yeah, Ranvijay. And then we can have a view from Fabio about this China stimulus. Sir, China stimulus is also the reason for crude a bit. आप अगर सेंटिमेंटली देखें, when we say कि सारे मेटल्स वगैरह सारी कमोडिटीज चली, just because कि चाइना के स्टिमुलस की बात हो रही है, सो क्रूड वाज गोइंग डाउन बिकॉज कि भाई रिसेशन की बातें हो रही हैं, सो कंजम्पशन कम हो जाएगा उसका. दूसरी तरफ जब आप चाइना का स्टिमुलस की बात करते हैं, तो उसमें तो कंजम्पशन हर चीज की बढ़ने की बात होगी ना. सो चाइना का कंजम्पशन बढ़ेगा. अभी इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट्स ओनली, इट इज नॉट बीन अनाउंस्ड, इट इज बीन फोरकास्टेड और या ब्रेकिंग न्यूज दिया है, उसी के बेसिस पे ये बात हो रही है ना कि भाई क्रूड भी तो जरूरत पड़ेगी. So that is also partly a reason for crude up move coming in. Go ahead, Fabio या हर्ष.
ओके, आई विल लाइक टू गो अहेड। सो अभी यहाँ पे हम लोग अच्छा खासा रैली आया है। इफ यू आर ट्रेडर, ऑफ कोर्स यू हैव टू लाइक ट्रेल योर स्टॉप्स अग्रेसिवली, नहीं जाएंगे, ओके, कॉशियस रहना है, नहीं रहना है, व्हाटएवर, बट आई वोंट सजेस्ट कि अग्रेसिवली ट्रेडर हो तो। बट इफ यू आर इन्वेस्टर, I say we are just starting. We are just starting. Uh, According to me, we are bottoming out. Of course, there will be shakeouts. Uh, अगर निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करूं तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया है 930 को, तो और रिसेंटली आया है, अभी एक दो दिन ही हुए हैं। मे बी शायद रिटेस्ट करने आएगा अगर आज का लो ब्रेक किया तो, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स देख के तो लगता नहीं है कि आज का लो ब्रेक करेगा। सो यूजुअली अभी भी लोग शॉर्ट करने की सोच रहे हैं ये मार्केट में, लेने की अभी तक कोई सोच नहीं रहा। टू बी प्रिसाइजली, लेने की कोई सोच नहीं रहा, शॉर्ट्स की ही बातें चल रही है मार्केट में। और शॉर्ट कवरिंग अगर आती है तो वी कैन डेफिनेटली स्टिल सी सम मोर अपसाइड। शेकआउट्स तो आएंगे ऑब्वियसली, बट मुझे शॉर्टिंग की कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। My bias is now turned to buy the dips only. Or as an investor, I'm seeing very very big opportunity. One by one सेक्टर थोड़े थोड़े रोटेट हो जाएंगे शायद। अभी ऑटो में भी थोड़ा पॉज ले सकते हैं, कुछ स्टॉक जैसे ऑलरेडी चले हैं मारुति, बट देयर विल बी न्यू स्टॉक कमिंग। सो मे बी अभी PSU बैंक्स चलने लगे, आज ही ब्रेकआउट आया है PSU बैंक में, और निफ्टी में भी आज ब्रेकआउट आया है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ट्रेंड लाइन का। आई विल पोस्ट चार्ट इन सम टाइम आल्सो। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे मींस शॉर्ट्स तो कोई शॉर्ट का मतलब बनता ही नहीं है। मार्केट अगर रिसेंटली ब्रेकआउट दे रहा है एक फ्रेश, और अभी भी फियर है मार्केट में, मींस फेड का कल मीट्स आया, वो बोल रहे कि अग्रेसिवली वो टाइटनिंग करेंगे, लेकिन वो मिनट्स था लास्ट मंथ जो डिस्कशन हुआ उसका, और मे बी उसका वो डिसीजन लिया था लास्ट क्वार्टर का इन्फ्लेशन का डेटा देख के। अभी बहुत सारे बेस मेटल प्राइसेस, बहुत सारे कमोडिटी प्राइसेस ऑलरेडी 30-40% ड्रॉप हो चुके हैं आफ्टर मार्च। सो वो डेटा बाद में आएगा। बॉन्ड यील्ड डेफिनेटली, आई बिलीव बॉन्ड यील्ड्स का टॉप हो गया है। डॉलर अभी भी नहीं हुआ है टॉप, लेकिन मे बी इट्स नियर टू टॉप। मोमेंटम उसमें डाइवर्जेंस आ रहा है। So as a trader, of course, you'll have to manage your risk. बहुत अग्रेसिवली लॉन्ग जाएंगे तो फिर शायद एक शेकआउट आता है। जब भी मार्केट बॉटम आउट होते रहता है तो बहुत सारे शेकआउट्स आते हैं, जो नए नए लोग बुलिश होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, या फिर जो भी बेरिश अग्रेसिव बेयर होते हैं उनको कॉन्फिडेंस में रखने के लिए कि हाँ भाई मार्केट वापस और नीचे ही जाने वाला है। शेकआउट्स तो आते हैं। So a trader has to manage risk, but if you are an investor, I still see a very very good opportunity. I'm investing personally from 15,200 level, and I will keep investing. I'll keep buying the dip. So sell on rise से मेरा अभी buy the dip का bias बन रहा है बोल सकते। And unless we have some lower top, some lower lows, I won't change my view. So अभी recent swing low was I think yesterday, जो था 15,800 के आसपास। जब तक उसके नीचे नहीं जाता तब तक तो I mean I won't think of shorting anything. I will be buying the dips only. On short term, I think above 15,200 अगर कल open होता है market, so we can see 16,200. We can see 16,000. 300, 350 to 16,400. 470 is the resistance on upside. Ideally, when market is going up, I don't look at resistances because we have fresh breakouts. अभी fresh breakout आज आया है, तो थोड़ा means market रुक सकता है, pause ले सकता है, consolidate हो सकता है, but I don't see any short opportunities for sure. ठीक है हर्ष। Fabio, your views about this China data, if you are able to hear,
क्योंकि मुझे पता है बाहर है कहीं. Yes, no, I am back home. I was. Okay. Yeah. So your view about this China stimulus? Then So we have this another. this 220 billion of package. Dhanvijay sir, do you have anything to say? I'll first listen and then continue. No, I was asking Harsh on when he says Puch is lo. investing, what he means by investment. See, because अगर 15 200 से आप देख रहे हो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, is it a positional investment? It is a momentum invest. मतलब is it a positional trading long term? थोड़ा long Yeah. trading So or because uh, see I Harsh, for me investment is you have some spare money, you you find an opportunity. Investment rarely has should be looked at the levels of your indexes, other things. It should be looked at the stock level. What yes, yes, is it yes, good or definitely, bad, definitely. So investment, I'm saying, I'm looking for at least holding for 2 to 3 years at least from here, not less than that. Yeah, great, go ahead, So Kyle. sector specific auto, I'm already bullish. Yeah. Uh, FMCG is picking up. PSU Bank has a fresh breakouts, so that is coming up, and I'm nibbling something in metal stocks, and I'm looking to like hold for 2 to 3 years. Fair enough. Fabio, go ahead. Yes, sorry. So the China stimulus that they have announced of approx 220 $1 billion, it's a mix of everything. जैसे इंडिया ने किया था थोड़ा टैक्स रिबेट, थोड़ा रेट कट्स एंड थोड़ा प्राइवेट सेक्टर स्टिमुलस, सो वैसे कंबाइन करके 220 बिलियन है. डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर द वर्ल्ड. China is known as the factory of the world, but apart from that, it is also one of the highest consuming economies. So US would always fear China. Matlab, China, a lot of US companies are dependent on China, to put it in a simple way. One fact that I would like to mention is, I don't know people know about this or not, but like last 2 weeks back, there was this news that builders are willing to accept watermelons, garlic, mushrooms in exchange for houses. कि आप आओ, जो जो फार्मर्स थे, फार्मर्स के पास पैसा नहीं था, उन लोग को अपना इन्वेंटरी खाली करना था, तो फार्मर्स को बोलते थे कि आप डाउन पेमेंट में हम लोग को तरबूज देके जाओ, लहसुन देके जाओ, ये सब देके जाओ, एंड then too they were accepting. So China का हालत बहुत खराब है. So the thing about China is you don't know what is happening. It is one of those मतलब it's like a little liberalized North Korea कि थोड़ा ही पता रहता है, उससे ज्यादा कुछ पता रहता नहीं है अंदर क्या हो रहा है. So yes, it sounds bullish on paper, but let's see how it plays off. Sectors that India could benefit is import of like China imports a lot of fisheries, seafood from us. तो ये जो अपना aquaculture है वो सब अच्छा कर सकता है. Definitely metals will do well. One more is Tata. Everybody knows Tata Motors and Tata Steel both. A lot of Tata cars are sold into China. ऐसा है टैबल भी खुलने वाला है, तो वो भी देखो कैसे हो सकता है. अपना लाइक लोकल, आई वुड बी गोइंग प्राइवेट, तो अपना जो लोकल इमिटेशन ज्वेलरी है वो भी बहुत डिपेंडेंट है चाइना पे. सो ऑल इन ऑल देयर वुड बी एक्टिविटी दैट वुड बी कमिंग बैक टू इंडिया इवन ऑन द लोअर लेवल. जो थोड़ा जो सप्लाई चेन का इशू था वो अटका हुआ था, तो वो भी तो अपने यहाँ पे भी मनी रोटेशन चालू होएगा. सो इट्स गोइंग टू बी good for us too. But again, as I said, it's China is a, it's kind of a black hole. It's very difficult to judge what will be what is actually happening, and because China in last 2 years did not come out with any stimulus, even when the entire Wuhan was closed. Few of their districts were entirely closed, and they were showing like last 2 years they have not shown a dip in their GDP. तो ऐसा क्या हो गया, लाइक एवरीबडी न्यू सिचुएशन इज नॉट गुड, बट चाइना ऐसा कर रहा है, इट्स काइंड ऑफ
not totally surprising, but a bit surprising. But so I'll be cautious ki kaise how does it pan out. But yeah, one more thing that I would like to add is um, for long term, yes, it's a good time to buy. Uh, get into companies that you all have a vision about, especially. So if you all want to invest in long term, like Harsh Bhai said, he is willing to invest. So you got to understand, like रणविजय भाई ने पूछा कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट क्या है, पोजिशनल है, लॉन्ग टर्म है, कैसा है. सो जो मैं करता हूँ फॉर माई सेल्फ एंड इवन फॉर द few clients that I have, it's going to be rotational basis. So buy and hold का जमाना चला गया है. It's buy and rotate. The reason I say this is, पहले क्या होता था, we used to live in a world of information asymmetry. Today we live in a world of information symmetry. यहाँ पे information बहुत जल्दी flow होता है. And people who have brains, they pick up information very fast. It's like information is presented to you in a way that is readable. तो ऐसा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है. Like there is screener, there is charting, there are so many other websites where people share their views, and out of 10, if 8 are sharing the same views, it's bound to happen. Like you have to also jot down कि वो 10 जन कौन है. So even those 10 has to be quality. तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ कंपनी दैट इज गोइंग टू ग्रो एट 25 to 30% कैगर ऑन एन एनुअल बेसिस, और उसके क्वार्टरली ग्रोथ में, क्वार्टरली रिजल्ट्स में वो दिख जाता है 25 to 30% ग्रोथ दैट कंपनी इज अचीविंग इट. तो जो उसका प्राइस हाइक, पहले क्या होता था, महिंद्रा अगर 10-15% ग्रो हो रहा है, या इन्फोसिस 10 to 15% ग्रो हो रहा है, तो वो हर साल 10-15% का रिटर्न्स देते थे. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अगर मैं वो एक्स्ट्रापोलेट कर सकता हूँ कि ये कंपनी नेक्स्ट 5 years 10 to 15% पे ग्रो होने वाली है, या इवन 8 quarters इट इज गोइंग टू ग्रो एट 10 to 15%, द मार्केट डिस्काउंट्स दैट प्राइस हाइक विद इन अ क्वार्टर, विद इन 1 or 2 quarters वो इतना बढ़ जाता है, 50-60% स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है. So it's time to buy and rotate rather than buy and hold. So this is where the long-term investing has gone away. It has actually become a 6 to 12 month holding period for normal stocks. So a good time to buy. I mean, I have been buying all the way the first half, but for investors who are cautious, you all can start buying. Yes, that was for me. So we have a veteran trader with us. Veteran in terms of number of years of experience, but he is very young to us. मतलब भी उनकी शायद उम्र 21 साल रहेगी. सर 21 साल ही है ना आपकी एज, आनंद सर? आप 21 साल के हो ना, कि 22 के हो गए? नहीं सर, 44 का हो जाऊंगा. So we have Anand sir over here, and when he speaks, we all love to listen to him. Sir, all up to you. Sir, there is some disturbance. Sir, disturbance. बारिश है सर, बारिश. इट्स रेनिंग. सर तो बारिश तो हर जगह है, वो सबको पता है. थोड़ा सा अगर बारिश की आवाज है तो सर प्लीज. बारिश को कैसे म्यूट करें सर? खिड़की बंद करके सर. खिड़की बंद है, फिर भी तो कुछ तो जो खुला है वहां से तो हवा आएगी ना. हेलो सर, आप बोलो आप सर बोलो. आप प्रश्न तो पूछिए अमित भाई. क्या करना चाहिए मार्केट में आज के दिन में? आज का सिनेरियो देख के से मुझे 2 महीने का या 1 महीने 15 दिन का भी व्यू लेना है तो क्या करना चाहिए? 1 हफ्ते का व्यू लेना है तो जुलाई का व्यू लेना है तो क्या करना चाहिए? बाकी सब क्या दूर की चीज है अपनी. मार्केट का अगर सिंपल व्यू बताना चाहूँ तो एक 2 लाइनें याद आती हैं, बचपन में पढ़ी थी स्कूल में, कि होई सोई जो राम रची रखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा. कि भैया हम और आप जितना भी तर्क कर लें, कुतर्क कर लें, जो आपके यहाँ पे लास्ट टाइम आपने जब बात करने का अवसर दिया था, तो उस समय भी यही व्यू था कि सर धीरे धीरे मार्केट की ब्रेड्थ छोटी होती जाएगी. मेरे ख्याल से हुई है. मानते हैं अमित जी? यस सर, आई वांट यू टू स्पीक. मार्केट की ब्रेड्थ धीरे धीरे छोटी होती जा रही है.
ये अभी हम जो देख रहे हैं 15,800 से 16,100 200 तक की रैली, शायद ये और 500 5 घसीट देगी। जिसको ट्रेडिंग करना है, आपके एक अभी थोड़ी देर पहले स्पीकर थे, वो उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म व्यू लेना थोड़ा मुश्किल है। बात सही है, धीरे धीरे ये धुंध और बढ़ेगी, क्योंकि सर हमें क्या है कि कभी आपने अमित भाई फॉग में गाड़ी चलाई है, धुंध में? सर बहुत कभी चलाई है। हाँ, तो सर उसमें जैसे उसमें क्या होता है कि आप बहुत अगर देर तक जो है क्लियर वेदर पे गाड़ी चलाने की आदी होते हो, अगर आपको फॉग में चलाना पड़े तो आपसे चलेगा नहीं। तो धीरे धीरे हम एक ऐसे समय में घुस रहे हैं जहां पे फॉग है, और हमें लग रहा है कि ये फॉग कुछ देर में छट जाएगा। और कुछ देर की जो परिभाषा है, किसी की 3 महीने है, किसी की 6 महीने है, किसी की 12 महीने है, और शायद मेरी जो है 2 साल। लेकिन हम सब में किसी को नहीं पता कि ये फॉग कितने दिन चलेगी। तो अभी किसी ने कहा कि ये बाय एंड होल्ड नहीं, बाय एंड रोटेट का जमाना है। एकदम सही कहा, बाय एंड रोटेट का जमाना है। लेकिन हम बाय और रोटेट क्या करें? लार्ज कैप करें, अल्ट्रा लार्ज कैप करें, स्मॉल कैप करें, मिड कैप करें, या माइक्रो कैप करें? मेरा सवाल वहां पे फंस रहा है, और मेरे मानना है कि आई थिंक इस समय लार्ज कैप और अल्ट्रा लार्ज कैप में बाय एंड रोटेट करेंगे तो जिंदा रहेंगे। स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप से थोड़ी दूरी अगर बना ली जाए, अपने पोर्टफोलियो में 10% से ज्यादा वेटेज ना दिया जाए, तो शायद हम लोग इस फॉग में आराम से गाड़ी चला पाएंगे। सर पर आपको क्या लग रहा है, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ तक मूव ऑन हो सकता है यहाँ से? सर 4 से 5% की अपसाइड मैं रूल आउट नहीं करता, वो भी अगले 1 हफ्ते 10 दिन में भी पॉसिबल है। इश्यू वो नहीं है, क्वेश्चन इज वहां पे सस्टेन करेगा क्या। आज की डेट पे सबसे बड़ा जो मुझे मार्केट में रिस्क दिखता है, आप देखिए मार्च में कमोडिटी की रैली शुरू हुई, राइट? कमोडिटी से वो फाइट बैटल जो है धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स पे चली गई, करेक्ट? अब धीरे धीरे वो इंटरेस्ट रेट से फॉरेक्स की तरफ बढ़ रही है। यूरो डॉलर आज अपने 20 साल के लो पे ट्रेड कर रहा है, 20-21 साल के लो पे। और चार्ट जो मुझे थोड़ा बहुत देख लेता हूं, उससे यही समझ में आ रहा है कि जो पैरिटी लेवल है, $1 इज इक्वल टू 1 यूरो, वहां पे शायद बहुत ज्यादा देर तक होल्ड ना कर पाए। और सर, जो हमें टेक्निकल एनालिसिस सिखाई थी गुरुजी ने, हमें यह सिखाया गया था कि भाई यूरो अगर स्ट्रांग रहा तो ये इमर्जिंग मार्केट और कमोडिटीज के लिए अच्छा है। लेकिन सर यहां तो यूरो ब्रेकडाउन की बात कर रहा है, तो अगर यूरो ब्रेकडाउन होता है तो कमोडिटी भी करेक्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, और इमर्जिंग मार्केट यानी इंडिया, साउथ कोरिया, ब्राजील, इनके भी इकोनॉमीज पे असर पड़ेगा। तो सर क्या हम जो इन्फ्लेशन इंपोर्ट कर रहे हैं डॉलर स्ट्रेंथनिंग के थ्रू, हमारे घुटनों में इतनी ताकत है और कंधों में इतनी ताकत है कि हम उस इन्फ्लेशन का बोझ उठा पाए? मुझे नहीं लगता सर। तो मेरे लिए आज की डेट पे सबसे बड़ा रिस्क है यूरो डॉलर। अगर यूरो डॉलर 1 के नीचे जाता है तो शायद एक बार को 0.87 जो मेरे ख्याल से 1990s में कभी देखा गया था, वो लेवल एक बार रिविजिट होगा, और इसका ये मतलब है कि रुपया और कमजोर होगा। एफआई मनी नहीं आएगा सर, और एफआई ही हमारे सबसे बड़े ड्राइवर हैं। मैंने अपनी बात रख दी अमित जी। सर एफआई का चलो ठीक है, एक बार आपका एफआई का एस्पेक्ट पकड़ लिया मैंने। अगर मैं काउंटर आर्गुमेंट बात से जो अपना ये पब्लिक पैसा डाल रहा है मार्केट में, जो 15,000 मैं जब डेटा निकाल रहा था तो नीचे भी खरीद रहा था, ऊपर भी खरीद रहा था, वो अपना एवरेज करते जा रहा था। जहाँ जिसको प्रॉफिट दिखा है तो प्रॉफिट में एग्जिट भी हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि वो मूर्ख क्लाइंट कैटेगरी हो गया। वो क्लाइंट कैटेगरी जो है ना सर, शायद थोड़ा इंटेलिजेंट हो गया शायद। सर मार्केट मुझसे हमेशा दो कदम आगे ही रहा है, बाकियों का मैं नहीं जानता।
और मेरे ख्याल से अमित जी आप भी इस बात को मानेंगे कि मार्केट आपसे भी 2 कदम आगे ही रहा है, आपने भी 20 देख लिए हैं इस बाजार में। सर मार्केट अपने से 2 नहीं, अपने मैं तो समझता हूँ 10 कदम आगे की सोच के चल रहा है। एग्जैक्टली। तो सर अगर मार्केट हमें अंदर घुसने और बाहर निकलने का हमें जो सहूलियत दे रहा है, किस दिन ये सहूलियत का टैप बंद हो जाएगा पता नहीं है। और हम किस में घुस रहे हैं, किस में निकल रहे हैं? क्या हम लार्ज कैप ट्रेड कर रहे हैं? क्या हम अल्ट्रा लार्ज कैप निफ्टी 50 में ट्रेड इन ट्रेड आउट कर रहे हैं? तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम मिड कैप में और माइक्रो कैप में और स्मॉल कैप जैसे क्षेत्रों में इन्वेस्ट करके ट्रेड इन ट्रेड आउट कर रहे हैं, करेक्टिव बाउंस खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी पता है सर वो स्टॉक्स ना तो एफएनओ में जल्दी पाए जाते हैं और उनकी लिक्विडिटी कब ड्राई हो जाती है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सर टोटली रीड दैट्स व्हाई आई हैड रिटन कि भैया मैं कॉशियसली लॉन्ग नहीं करने की कोशिश, इस लेवल पे मुझे भी ठीक है 200 पॉइंट छूट जाएगा ना लास्ट का, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ना मिड कैप, मैं किसी अल्ट्रा लार्ज ट्रेड करता हूँ सर। Fabio must have a question with you. जी Fabio जी। Sir, I have a question on specifically on small caps and mid caps. I totally agree on the empirical evidence that everybody has in the past. These are the first stocks to be, to be bashed out of when the markets start falling, and but taking into consideration the new information that we have today, the PLI schemes, and these are total. For example, let's take only the auto ancillary sector, right? Now that sector itself has a PLI of around 12 to 14,000 crores, and the total net profit pool of that sector is around that much. So, and these are like small cap companies. अगर मैं बोलूँ तो there are few companies. I usually don't name the companies, but say for example there is this Talbros Auto or Lumax Auto that have gone for PLIs, and they have this plan where they are going to expand their not only they are definitely going to expand their capacity, but they have this revenue projection where they are going to grow at 25 to 30%. So how do we look at small caps and mid caps in the wake of this new information? I'm not talking about a particular sector, but in total, the schemes that are coming in. Chief, one, let me before answering your question confess, I'm very bad with micro cap and small cap. It's not my forte. I have traditionally been an institutional investor, advising them all my life. So if at all, if there is something called forte, I specialize in large cap and ultra large caps. So Nifty 100, max to max 150. Having said that, mid caps, small caps, and micro caps are typically cyclical. You get one good cycle of 5 years. Perhaps you make so much of money that if you can get out, then you may not come back to market for the next 10, 15 years. Also, in India, small caps and micro caps is a classic case of pump and dump. You have anecdotal evidence I think we all have sufficient anecdotal evidence to quote. Now, small cap as a basket itself is a pump and dump case. Yes, there may be a good, handful of good small cap stocks pertaining to an auto, pertaining to a biotech, pertaining to a consumer, which may be doing well. But can we generalize it? In my experience, that would be very, very risky bet. And what we need to consider at this juncture, especially in the small and mid cap space, is the possibility of a credit risk. Credit is getting tightened. So how much these guys will be able to deliver the growth needs to be asked with a big question mark. I hope I have answered your question. Yep, sure, I got your point. Sir, credit. Okay, if I have to ask you a view, where we see market credit in next 2 to 3 years, then what will be your view? I would say markets, if I ask me on a linear scale, Amit bhai,
I think we are headed for a very slow and painful grind downwards. If we are expecting the markets to decline the way it declined in 2018-19 or January 20 to March 20 और 2013, ऐसा नहीं होगा. It will be a very slow and painful grind. 1000 पॉइंट नीचे जाएंगे निफ्टी में, वापस हम 800 पॉइंट 900 पॉइंट रिकवर करेंगे, फिर वापस 1200 नीचे जाएंगे, फिर 800 900 पॉइंट रिकवर करेंगे. अब ये पेनफुल ग्राइंड हमने लास्ट देखा था सन 2010 से लेकर के 2011 तक, याद है? 2008 के बाद हमने जब वापस दिवाली 2010 में 6,300 ये उसी तरह का ग्राइंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं पर्सनली. It might not be a price correction, but it might be a time correction. Right, नहीं sir? अमित भैया, नहीं भैया, ऐसा नहीं है. प्राइस करेक्शन कम होगा, लेकिन लोगों की इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज ज्यादा उड़ेंगी. मतलब अगर निफ्टी 10% करेक्ट हुआ है तो लोगों का पोर्टफोलियो 30% साफ हो जाएगा. अगर निफ्टी 6% रिकवर करता है, लोगों का पोर्टफोलियो केवल 10% रिकवर करेगा. सो द आउट परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी विल बिकम बिगर एंड बिगर. और हमारे देश में हम रिटेल इन्वेस्टर इज अनफॉर्चुनेटली, और लोग मुझे शायद ट्रोल करेंगे इस बात के लिए, मैं निर्भय होकर बोलना चाहता हूं, हमारे देश में निफ्टी 50 और निफ्टी 100 में रिटेल कितना है अमित भाई, आप बता दीजिए. सर मेरा तो सबको व्यू ही होता है कि भैया मैं तो 30 पार्टी फॉलो करता हूँ, वो भी सब अल्ट्रा लार्ज में से भी सबसे जो अल्ट्रा लार्ज में उसी को फॉलो करता हूँ. मुझे मिड कैप आप स्टॉक नाम पूछोगे ना, मैं पहले पूछूंगा कंपनी लिस्टेड है क्या, पूछूंगा भाव क्या है. मैं फॉलो भी नहीं करता सर उसको. एक सज्जन, एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो अभी बॉम्बे आए हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि काफी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे. वो बता रहे थे कि वो एक बहुत बड़ी रिटेल ब्रोकिंग फर्म बॉम्बे बेस से मिले थे, जो बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग फर्म. उनके पास सर अप्रोक्सीमेटली 50 लाख एक्टिव अकाउंट्स हैं ब्रोकिंग में. अब 50 लाख काफी बड़ा नंबर है अमित भाई, अग्री? अब उन 50 लाख एक्टिव अकाउंट्स में कैन यू बिलीव 46 lakhs आर एक्टिव इन ऑप्शंस. बताइए सर अगर मैं आज का वॉल्यूम बोलूंगा ना, पब्लिक को मजाक लगेगा. तो कल मैं अशोक से बात कर रहा था ना, अशोक महेश्वरी को आप भी जानते हो, तो मुझे बोला कि एफआईए ना वीकली में नहीं आता कीड़ा करने. वीकली में कीड़ा दो लोग करते हैं, या तो क्लाइंट मतलब रिटेल करता है या प्रो कैटेगरी करता है, क्योंकि वो प्रो के पास डेटा पड़ा है. आप अगर आज कोई ब्रोकर के पास काम कर रहे हो, उसके पास आपका डेटा पड़ा है कि भैया आप किसने क्या सौदा मारा, उसका बिल्कुल सौदा लेके खड़े रहेंगे. हाँ सर, तो ये फैक्ट है. तो मैंने डेटा चेक किया ना सर, मंथली में किसी को इंटरेस्ट नहीं है. नहीं है सर. सर पब्लिक को वीकली में इंटरेस्ट है. सर आप आवरली लॉन्च कर दीजिए, शायद आवरली भी हिट हो जाएगा. सर तो रांची लॉटरी नहीं खेलने क्या? हाँ मतलब सर एक्चुअली आज की डेट पे लॉटरी वाले जो हैं उनको निफ्टी ऑप्शन से खतरा होने लगा है कि कहीं ये लोग जो है डेली लॉन्च ना कर दें. सर आज का जो वॉल्यूम था ना, मुझे नहीं पता कितने लोग वॉल्यूम भी ट्रैक करते लास्ट में. नहीं, मैं नहीं करता सर. वॉल्यूम निफ्टी में, सिर्फ निफ्टी की आज की एक्सपायरी की बात करूंगा ना सर, 650 करोड़ का वॉल्यूम था, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. बैंक निफ्टी में था ऑलमोस्ट 350 करोड़ का वॉल्यूम. मैं मंथली में जाके चेक किया, बैंक निफ्टी में कोई 3.5 करोड़ का वॉल्यूम नहीं, निफ्टी में कोई 50 करोड़ का भी वॉल्यूम नहीं, 10 का भी वॉल्यूम. मतलब 10% वॉल्यूम मंथली में चल रहा है, जहाँ एफआईए खड़ा है. और ये सब मस्ती जो कर रहा है ना, रिटेल कैटेगरी कर रहा है. रिटेल में भी अमित भाई मैं एक सीधी सी बात बोलता हूँ, ये जो ऑप्शंस का वॉल्यूम है ना, यही कैश मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा, क्योंकि लोग जिस दिन ब्लो आउट करेंगे उनके पास कैश में माल लेने के लिए पैसा नहीं रहेगा. I totally agree with that point, sir. सर इतने वॉल्यूम सिर्फ
मतलब सर अपन ने शायद जिंदगी में 2-2 करोड़ का वॉल्यूम कोई ओपन इंटरेस्ट में नहीं देखा है। मैंने तो पर्सनली नहीं देखा है। आज 2 करोड़ का वॉल्यूम लेके कोई खड़ा हो गया ऊपर, दोनों तरफ की स्ट्राइक कर। मतलब क्या मार्केट ऊपर नहीं ले जाना है, क्या करना चाहते हो यार तुम लोग? वो तो एक बार मरे। यस सर, प्लीज। ये जो फैबिलो भाई अभी पूछ रहे थे कि भाई स्मॉल कैप, अब स्मॉल कैप में और माइक्रो और मिड कैप में जो पैसा जाएगा उसके लिए आदमी के पास पैसा होना भी तो जरूरी है सर। अगर हमारा पूरा मार्केट स्क्यूड है ऑप्शन ट्रेडर की तरफ, वन बैड वीक वी ऑल नो व्हाट कैन हैपन इन ऑप्शंस। तो ये फ्रॉथ हटेगा सर। सर मुझे लगता है आपको बाकी स्पीकरों को अवसर देना चाहिए। Yes, sure, sir. I mean, those were really amazing insights. Sovic sir, would you like to go next, please? I'll go a little later. I'm just doing some calculations, so I'll speak a little later, if that's okay. तो वे Sure. कैलकुलेशन के प्रॉपर सेटअप बताना, कल पैसा बनना चाहिए उसका। हाँ, पैसा नहीं बना ऐसा कोई सेटअप नहीं मेरे पास। तो फिर क्या फायदा कैलकुलेशन करने का? शोभित भाई झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा रेडी रहते हैं अपने चार्ट के साथ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप विश्वास नहीं करोगे, अगर मेरा पर्सनल अकाउंट का अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो आउट ऑफ 240 डेज ट्रेडिंग डेज आई लूज ऑलमोस्ट लाइक 200 आई लूज अराउंड 160 डेज आई लूज 80 डेज आई मेक मनी। तो मेरा विन रेट 30% है डेली के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो, और मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ उसका। सर मुझे वो बाकी 80 डेज में इंटरेस्ट है। बस मुझे भी वही 80 डेज में इंटरेस्ट है, उसी से मेरा घर चलता है सर। जगवीर, जल्दी व्यू देके जाना है तो आ जाओ ऊपर। भेज दिया जगवीर को ऑलरेडी रिक्वेस्ट, आ गया। जगवीर सॉरी लेट एंटर कर रहा है, क्योंकि अनंत सर जब बोलते हैं तो हम भी सुनते हैं यार। नहीं कोई बात तो उनको सुनने में ना 20 साल का वो इंस्टीट्यूशनल डेस्क का एक्सपीरियंस है, इसके लिए कभी बुरा मत मानना। हाँ? चल कैरी ऑन। नेवर सारे टारगेट हिट हुए आज, जो अपन नीचे से लेके चले थे ना, सब आज हिट हो गया। बिल्कुल शार्प हिट हुआ टारगेट और जो नया गैंग रिसाइकल टाइम है 16,130 उसका ऊपर भी क्लोज दिया है। तो ऑनेस्टली 100 to 200 पॉइंट बैंक निफ्टी तो ऊपर जाना चाहिए कल, और हायर लेवल पे डेफिनेटली इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब यहाँ पे 16,048 जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं देता तब तक तो शॉर्ट करना बेकार है। अगर इसके नीचे क्लोज देगा तो ही कुछ करेक्शन आएगा, अदरवाइज ये आराम से 16,400 एंड 16,560 तक जा सकता है ये स्पॉट लेवल। बैंक निफ्टी का जो 35,000 का जो टारगेट था वो भी हिट हो गया है। तो अगर यहाँ से 150 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी भी ऑनेस्टली 400 से 600 पॉइंट तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी। रिलायंस आज पूरे दिन रेड रहा, फिर भी तबीयत से मार्केट इन्होंने खींच कर रखा। अब कल फ्राइडे है तो कल सिर्फ रिलायंस कल वीक रह सकता है कल के लिए रिलायंस। तो सेकंड हाफ में आराम से रिलायंस को और पेलेंगे तो उसके चलते भी मार्केट निफ्टी नीचे आएगी। फिर मंडे का खेल देखते हैं। तो कल फर्स्ट हाफ में बढ़िया लेवल पे निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं आराम से। 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा क्योंकि वोलेटिलिटी हाई होगी। तो कल 100 to 150 पॉइंट निफ्टी नीचे आ सकती है कल हाई से। यस अमित भाई। बैंक निफ्टी और निफ्टी के अलावा आप क्या कल के लिए देखेंगे? हर्ष, यू हैव अ क्वेश्चन? No. I just wanted to say that वो चार्ट मैंने पोस्ट किया है निफ्टी बैंक निफ्टी का जो फ्रेश ब्रेकआउट है,
just that. ओके जगबीर, निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा सेक्टर्स, स्टॉक्स, एनीथिंग यू आर लुकिंग एट राइट नाउ फॉर टुमारो? मेटल सेक्टर, आज मेटल सेक्टर में बहुत हैवी बाइंग हुआ, यानी शॉर्ट कवरिंग हुआ है आज लास्ट हाफ आवर में मेटल सेक्टर में। तो अगर कल थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है 2 to 3% माइनस पे, तो उसको ऐड करना चाहिए। वीडीएल, टाटा स्टील, हिंदाल्को, सारा मेटल में अच्छा बाउंस अभी आ सकता है। लास्ट अभी इस मंथ में जो 15 सेशन बाकी है जो भी, तो ये मेटल सेक्टर आगे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जब तक आज के लो के नीचे ये क्लोज नहीं होते, टाटा स्टील, वेदांता, हिंदाल्को, तो यहाँ से 5 to 15% की रैली जुलाई में दिखा सकता है। और स्पॉट का आज का लो का टॉपलेस रहेगा क्लोजिंग का, और 5 to 15% की रैली जुलाई में ये स्टॉक दे सकते हैं, वेदांता, टाटा स्टील और हिंदाल्को। और पीयूसी बैंक्स का आज जो था वो टारगेट अचीव हो गया है, उसमें एग्जिट ले ली गई है। अगर कल हायर लेवल पे इसको पीयूसी बैंक में सेल कर सकते हैं, बिल्कुल जाएगा ये। फेयर इनफ। पीएसयू शॉर्ट करने का है जगबीर? सॉरी, पीएसयू शॉर्ट करने का है? हाँ, हायर लेवल पे डेफिनेटली, बिल्कुल। आज के जितना रन था वो अभी हो गया है, तो अभी इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो आराम से ये 2 से 6% तो गिरेगा ये। उसके बाद फिर देखते हैं सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ एक 1 ओवर देख लो, अगर 1 ओवर के बाद उसका हाई अगर क्रॉस नहीं करता है तो उसके स्टॉप लॉस से जा सकते हैं इसको सेल 1 ओवर की कैंडल से, अगर उसके बाद 1 ओवर का हाई ब्रेक नहीं करता है तो। एसबीआई है, कैनरा बैंक है, जस्ट इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग, ऐसा नहीं कि पोजिशनल सेल लेना है। मैं तो एसबीआई का बड़ा टारगेट देख रहा था। नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जस्ट इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग, छोटा मोटा। हाँ वो ठीक है, वो इंट्रा में कुछ भी हो अपने का हो। हाँ, वही मैं बोला, इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग। बाकी निफ्टी तो इसको जिस तरह से कल सिर्फ सेकंड हाफ में इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग आएगा, उसके बाद 16,400 तो दिखाना ही है इसको आराम से, 400, 560, क्योंकि ऑलरेडी इसने 16,130 जो टाइम साइकिल गैंग साइकिल का लेवल है उसको ऊपर भी इसने आज क्लोज दे दिया। दोनों लेवल उसने आज क्रॉस किए। 16,130 के ऊपर तो क्लोज दे दिया, वो तो बहुत ही मजबूत है। अभी तो शॉर्ट कवरिंग आएगी कल, गुड फ्राइडे। आज शॉर्ट कवरिंग आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी। अरे नहीं, एक्चुअली 5% के ऊपर दोनों में शॉर्ट कवरिंग आया है। हाँ, बिल्कुल डाल रहे थे जब हम नीचे डेटा डालते थे ना, तो मैं हमेशा बोलता था कि भैया डेटा को एक दिन के लिए मत देखो, डेटा को ओवरऑल पकड़ के चलोगे ना तो समझ में आएगा डेटा क्या कर रहा है। मैं चलो आज आपको डेटा की थोड़ी सी इंसाइट बताता हूँ। 16,800 पर है ना, क्लाइंट कैटेगरी जो थी, क्लाइंट कैटेगरी में सब आ जाते, आप और मैं दोनों उसमें आ जाते, राकेश झुंझुनवाला साहब भी आ जाते, कॉर्पोरेट डेस्क रहेगा, ट्रेजरी डेस्क रहेगा, वो सब आ जाते। वो 16,800 की बात कर रहा हूँ। हाँ, जब आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, वहां से लेके जब 15,200 तक आया, उनका जो पोजीशन था 20 या 25,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस, वो कॉन्ट्रैक्ट उनके ऑलमोस्ट 140 हो गए थे। 4 या 5 दिन पहले जब मैं और अंकित स्पेस पे बात कर रहे थे यही डेटा लेके कि भैया एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच गया एफआई का डेटा और सेम टाइम क्लाइंट कैटेगरी का भी डेटा, वहीं से रिवर्सल आया। आज भी अगर आप देखोगे ना, एफआई ने शॉर्ट काटा है, वो लॉन्ग जो दिख रहा है ना वो लॉन्ग नहीं है। स्केलमैन ने उसमें नया डेटा पुट ऑन किया है। आप उस डेटा को सिंपल पकड़ोगे ना कि कल उनका क्या पोजीशन था, आज क्या पोजीशन था, भैया अभी जो शॉर्ट में फंसा है या उसका एवरेज प्राइस ऊपर रहेगा, तो एवरेज प्राइस उसका ऊपर है तो निकाल रहा है अपनी पोजीशन, वो क्यों लॉस बुक करके जाएगा, क्योंकि वो 16,800 से एफआई भी शॉर्ट बैठा है। ऐसा नहीं कि एफआई ने पैसा गवाया या क्लाइंट ने पैसा गवाया, क्लाइंट ने जहाँ नीचे पोजीशन ऐड करी ना वो ऊपर में देके आ गया कि भैया वापस नीचे का मार्जिन के पास, तो मार्जिन के लिए तो मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो डेटा एक दिन का मत देखो, डेटा क्यूमुलेटिवली देखो। जब हम क्यूमुलेटिव डेटा की बात करें तो आप वो डेटा बनाना शुरू करो। एनएससी की साइट फ्री में देती है यार, एक एक्सेल शीट डाउनलोड करके 10 मिनट में वो डेटा बन जाता है सारा जो मैं बनाता हूँ, उससे ज्यादा कोई टाइम भी नहीं लगता है।
जब तक आप वो डेटा बनाओगे नहीं, देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, आपको चाहिए कि रोज उसका रिजल्ट मिल जाए। भाई रोज तो रिजल्ट वो डेटा देने वाला। आज शॉर्ट कॉपी अगर आया है ना, अमित भाई, ये तो अमिताभ बच्चन जी ने भी शोले में बोला है कि मौसी रोज रोज तो जीत नहीं सकता ना। सही है। चलिए, आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। शुभ रात्रि। चलिए सर वेरी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कभी कभी आके अपना फ्रूटफुल नॉलेज हमें बांट दिया कीजिए। आभार आपका मुझे अवसर देने के लिए। शुभ रात्रि। सो डेटा को आप एक दिन के लिए मत पकड़ो। डेटा ऐसे नहीं बनता है। अगर नीचे में ऐड हुआ है तो कोई लेके खड़ा है ना पोजीशन, वो पोजीशन को हिला नहीं रहा है अपनी, उसको नुकसान भी हो रहा है तो वो पैसा बढ़ने को रेडी है। आप ये समझो कि कौन उस टाइम पावरफुल हो रहा है, हमें वो पावरफुल पर्सन के साथ खड़ा रहना है। 16,800 से जब नीचे आया तो एफआईआई पावरफुल था, वो धीमे धीमे पावरफुल बनता गया। प्लस उसी टाइम पे भी जो क्लाइंट कैटेगरी था वो हमेशा ऐड करके गया। अपने को लगता है कि क्लाइंट के पास क्या पैसा रहेगा, भैया उसके पास मनी पावर थी। और वो क्लाइंट में किसके पास पैसा था मुझे नहीं पता। जो क्लाइंट कैटेगरी बोली जाती है उसने नीचे तक खरीदा, 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट तक प्लस किया। आज जाके वो पोजीशन उसने 1 लाख पे करी। सेम टाइम एफआईआई का जो 140 माइनस था वो उसने जाके 70 करी। उसको भी लग रहा है कि भैया कुछ ना कुछ हो रहा है, तो मुझे अभी है ना इस गेम से थोड़ा सा बाहर हो जाना चाहिए। कंसर्न दो ही है आज के दिन में मार्केट के लिए, मेरे हिसाब से जो कंसर्न है, सबसे बड़ा कंसर्न है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर चल रहा है। सेकंड है कि ट्रेजरी यील्ड वापस 3 के ऊपर आ गई है। अब ये 3.5 क्रॉस करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता। अगर 3.5 क्रॉस कर दी तो 15,200 कहीं बचने वाला नहीं, ये पकड़ के चलना। इसके लिए कॉशियस रहना, स्टॉप लॉस लेके चलना। आपसे अगर अब तक स्टॉप लॉस नहीं ली तो स्टॉप लॉस लेके चलना। 5950 16,000 मैक्स। मार्केट निफ्टी 36,800 ब्रेक नहीं होता है तब तक इसको बाउंस बैक की रैली पकड़ना, क्योंकि स्टॉक आज भी वैसे ही दिख रहे हैं मुझे। हम बहुत फ्रेजाइल लेवल पे खड़े हैं। हम सिर्फ नीचे से पकड़ोगे ना, सिर्फ 5 या 6% ऊपर आए, 5 और 6% फ्रॉम द लोअर लेवल्स दैट वी हैव हिट रिसेंटली। तो 6% जाने में मतलब 2 दिन अगर 2% गया ना निफ्टी बैंक निफ्टी, तो अपन वापस वहीं पे खड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए कॉशियस हो जाना। अगर रैली में कुछ भी कमाया है ना तो कॉशियस होकर अब ट्रेड करना, अब पैसा मत गवाना। और बैंक निफ्टी में भी वही है। अगर कल 35,350 और 400 के पास अगर मिलती है तो उसे सेल करना चाहिए और 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा बैंक निफ्टी का, और टारगेट रहेगा 300 टू 500 माइनस हाई से, जो 35,350 और 400 यहाँ पर अगर ये मिल गया कल सेल के लिए, अगर और 35,500 मिल गया तो और भी बेटर है। लेकिन जब जहां से भी शॉर्ट हो 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और 15 मिनट की कैंडल 35,200 के नीचे अगर स्टे हो गई तो ये कल का कल ही 35,000 ब्रेक कर देगा। ये ले देकर सेकंड हाफ में इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग आएगा और कितना भी नीचे जाए वो वापस से फ्लैट बंद दे सकता है ड्यू टू फ्राइडे को जनरली क्या होता है ना कि पूरा वीक जिस ओर चला होता है तो फ्राइडे को ज़्यादातर उसी लेवल पे आके खड़ा रहता है, क्योंकि जो डब्बा ट्रेडिंग वाले होते हैं उनकी भी हैवी पोजीशन होती है। तो ऑलमोस्ट कैलकुलेशन मेरा तो यही होता है कि उन लोगों को निकलने नहीं देते। दैट मीन्स कि शॉर्ट वाले को निकल